नमस्कार। मेरा काम राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझना है, किसी बहस में जीतने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि शासन बेहतर हो सके। आज हम उत्तराखंड के एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी में गहरे उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक छोटे से नंबर में आकर सिमट गई। हम बात कर रहे हैं द्वाराहाट की। देवभूमि की इन शांत पहाड़ियों के बीच बसा ये इलाका अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, पर यहाँ की सियासत भी उतनी ही दिलचस्प है। यहाँ के रास्ते जितने घुमावदार हैं ना, उतने ही अप्रत्याशित यहाँ की राजनीति के मोड़ भी हैं। 182, बस ये एक नंबर। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक नतीजा है और हाँ, एक चेतावनी भी है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी में द्वाराहाट का पूरा राजनीतिक सच छिपा हुआ है। सोचिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में यही वो 182 वोट थे जिन्होंने करीब करीब 1 लाख लोगों के अगले 5 साल का भविष्य तय कर दिया। जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ इतना सा था। लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत क्या होती है, शायद इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मार्जिन इतना कम क्यों रह गया? ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये शासन चलाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। चलिए इस 182 के नंबर की तह तक चलते हैं, इसकी पूरी पड़ताल करते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम 182 वोटों के सवाल से अपनी खोज शुरू करेंगे, फिर इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की परतें खोलेंगे और सबसे जरूरी, जमीन पर लोगों की असली आवाज सुनेंगे। इसके बाद हम चुनावी गतिरोध के कारणों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि एक निर्णायक जनादेश और फिर उस पर आधारित एक अच्छा शासन, इसका रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारी जांच शुरू होती है सबसे ताज़ा सबूत से, यानी 2022 के चुनावी नतीजों के आंकड़ों से। देखते हैं कि ये नंबर हमें क्या बताते हैं। यहाँ देखें, द्वाराहाट में कुल मतदाता हैं 94,000 से भी ज्यादा, पर वोट डालने कितने आए? सिर्फ 49,000 के आसपास। मतलब मतदान हुआ सिर्फ 52%। अब इसमें से कांग्रेस को मिले 17,766 वोट और बीजेपी को मिले 17,584, और जीत का अंतर वही सिर्फ 182 वोट। लेकिन इन आंकड़ों में जो सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि लगभग आधे मतदाता 47.8% तो चुप रहे, उन्होंने वोट ही नहीं दिया। उनकी आवाज, उनकी राय इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं बनी। और जब मुकाबला इतना करीबी हो, तो यही चुप्पी नतीजों को तय कर देती है। अगर हम वोट शेयर को देखें तो ये एक तरह से स्टैटिस्टिकल टाई है। दोनों बड़ी पार्टियों के बीच सिर्फ 0.37% का फर्क। ये नतीजा साफ दिखाता है कि समाज किसी एक तरफ झुका नहीं है, बल्कि बहुत गहराई तक बटा हुआ है। किसी के पास भी एक स्पष्ट जनादेश नहीं है। किसी भी आज के नतीजे को ठीक से समझने के लिए उसके कल को देखना पड़ता है, उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब जरा द्वाराहाट की राजनीतिक याददाश्त की केस फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि अतीत के पन्नों में क्या दर्ज है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पिछले 5 चुनावों में यहाँ की जनता ने किसी एक पार्टी पर लगातार भरोसा नहीं जताया। शुरू में उत्तराखंड क्रांति दल जीता, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी की एक तरफा लहर आई और अब फिर कांग्रेस, वो भी बस कुछ ही वोटों से। मतलब अस्थिरता यहाँ की राजनीति का मूल स्वभाव है। और ये आंकड़े कहानी को और भी गहरा कर देते हैं। 2002 और 2007 में देखिए, यूकेडी की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय था। 2012 में कांग्रेस ने एक साफ बढ़त बनाई। फिर 2017 में बीजेपी की ऐसी लहर आई कि उन्होंने 6,500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। और फिर 2022 में पासा ऐसा पलटा कि नतीजा कांटे की टक्कर पर आके रुक गया। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण का सार क्या है? निष्कर्ष एकदम साफ है। द्वाराहाट किसी भी राजनीतिक दल का गढ़ या किला नहीं है। यहाँ के वोटर किसी के बंधुआ नहीं है। यहाँ हर 5 साल में काम का हिसाब मांगा जाता है और वोट की गारंटी किसी की भी नहीं है। आंकड़े कहानी का एक हिस्सा बताते हैं, वो भी बहुत जरूरी हिस्सा। लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें उन लोगों की आवाज सुननी होगी जिनकी जिंदगी इन चुनावों से बनती और बिगड़ती है। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और सुनते हैं पहाड़ियों से आती असली आवाजें। जमीन पर लोगों से बात करने पर 3 चिंताएं सबसे ऊपर आती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है बुनियादी ढांचे की, सड़कें और पीने का साफ पानी।
दूसरी बड़ी चिंता है रोजी रोटी की। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और मजबूरी में पलायन हो रहा है। और तीसरी है शासन की तरफ से अनदेखी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं। एक स्थानीय निवासी की आवाज में दर्द साफ झलकता है। हाल के दिनों में बस पीने के पानी की योजनाओं से कुछ राहत मिली है, वरना बुनियादी जरूरतों के लिए रोज का संघर्ष ही हमारी सच्चाई है। सड़कें बनती तो हैं, पर वो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय गांवों को खाली करने का रास्ता ज्यादा बन रही हैं। एक और गहरी पीड़ा युवाओं के भविष्य को लेकर है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियां तो ले लेते हैं, पर उनके लिए यहीं कोई काम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन रोजगार के लिए कोई ठोस रास्ता नहीं बनाया जाता। तो ये सिर्फ पानी, सड़क या नौकरी की कमी का सवाल नहीं रह जाता। ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हमारे संवैधानिक मूल्य हर व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं, उसके आत्मसम्मान की। और जब लोगों को अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़े, तो इसी गरिमा पर चोट पहुंचती है। ये सिर्फ एक राजनीतिक विफलता नहीं है, ये एक मानवीय संकट है। अब जब हमने आंकड़े देख लिए और लोगों की आवाज भी सुन ली, तो चलिए विश्लेषण के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर मौजूद राजनीतिक मशीनरी और वोटरों की नाराजगी, इन दोनों ने मिलकर ये गतिरोध पैदा क्यों किया। यहाँ दोनों मुख्य पार्टियों की जमीनी ताकत में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक तरफ कांग्रेस का संगठन है, जो 2017 के बाद से काफी कमजोर हुआ। बूथ स्तर पर उनकी पकड़ ढीली थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का संगठन मजबूत, अनुशासित और संसाधनों से पूरी तरह लैस था। ऊपर से उन्हें राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में होने का भी फायदा था। तो 2022 का नतीजा इन दो ताकतों के टकराव का सीधा सीधा परिणाम था। एक तरफ थी सत्ता के खिलाफ मजबूत नाराजगी और बदलाव की इच्छा, और दूसरी तरफ थी बीजेपी की बेहतरीन चुनावी मशीनरी। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी के बावजूद उसे लगभग जीत दिला ही दी थी। लेकिन बीजेपी का संगठन इतना मजबूत था कि उसने इस गुस्से को एक बड़ी हार में बदलने से रोक लिया। और नतीजा क्या हुआ? एक गतिरोध। अब तक हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण करना काफी नहीं होता। अब सवाल ये है कि इस गतिरोध को तोड़कर एक स्पष्ट जनादेश कैसे हासिल किया जा सकता है। इसके लिए एक सिस्टमैटिक और जमीनी योजना की जरूरत होती है। ये सिर्फ एक चुनाव अभियान नहीं है, ये विश्वास बनाने का एक सिस्टम है जिसे 90 दिनों में लागू किया जा सकता है। पहले 30 दिन नींव बनाने के हैं। एक वॉर रूम बनाना, हर बूथ का ऑडिट करना और समस्या सुनवाई यात्रा शुरू करना, ताकि लोगों के असली मुद्दे समझ में आए। अगले 45 दिनों में इन्हीं मुद्दों पर एक कहानी बनाकर घर घर जाकर लोगों से सीधा जुड़ाव बनाना। और आखिरी के 15 दिनों में पूरी ताकत से अपने समर्थकों को वोट डालने के लिए बूथ तक पहुंचाना। देखिए, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो जनादेश मिलने के बाद शुरू होता है। अब बात करते हैं उस विजन की, जो एक चुनावी जीत को सच्चे जन केंद्रित शासन में बदल सकता है। जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए 3 काम सबसे जरूरी हैं। पहला, जमीन से जुड़े रहना। हर हफ्ते छोटी छोटी समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट जनता को देना। दूसरा, लोगों की जो बड़ी आकांक्षाएं हैं उन्हें अपनी आवाज देना, जैसे कि रामगंगा को जिला बनाने की पुरानी मांग का समर्थन करना। और तीसरा, लोगों से सीधा संवाद करना, ताकि अफवाहों को रोका जा सके और सही जानकारी उन तक पहुंचे। और ये संवाद, ये कोई एक तरफा प्रचार नहीं होना चाहिए। ये लोगों के सम्मान और उनकी सहमति पर आधारित एक 2 तरफा बातचीत होनी चाहिए। भारत का नया डेटा संरक्षण कानून भी यही कहता है कि लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी सबसे ऊपर है। एक जिम्मेदार नेता वही है जो अपने वोटरों की निजी जानकारी का सम्मान करे और भरोसे पर आधारित रिश्ता बनाए। तो चलिए हम अपनी बात को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, इस नंबर पर 182। ये संख्या किसी के लिए खतरा नहीं है, ये एक मौका है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि द्वाराहाट में हर एक इंसान, हर एक परिवार, हर एक शिकायत और हर एक वोट की कीमत है। और यही तो लोकतंत्र की असली ताकत है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।